दरअसल एडवोकेसी इसलिए मेरे को पसंद है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लोग थियोरेटिकली तो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पर प्रैक्टिकली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। इस फील्ड में आके मैं कुछ ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकता हूँ। मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और मेरे को ये बोल दिया गया एक दिन पहले कि कल आपने जाना है और रिटर्न आर्गूमेंट स्टेट कमीशन में फाइल करना है। इसमें स्टार्टिंग में बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि हार्ड वर्क अलग है और स्ट्रगल अलग है। कि जो एक स्टार्ट लॉयर होते हैं वो कितना कमा लेते हैं? परसेप्शन की तो लोगों में ऐसा परसेप्शन है कि वकील तो 500 रुपये में भी मिल जाते हैं। फिर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। वो गया कोर्ट, तो जो कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, पहले वो चैम्बर में रेट लेने गया, उसको हैवी लगा, तो कोर्ट के बाहर आया, उसके 10% पे ही वो रेडी हो गया। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अभी राजपाल जी जेल गए थे चेक बाउंस केस की। जी। तो क्या सर चेक बाउंस इतनी ही बड़ी चीज़ है, किसी को जेल भेज सकती हो? हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फील्ड की जिसे जस्टिस सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है, एडवोकेट्स। और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं अश्विनी कुमार ओझा जी। सर कैसे हैं आप? आई एम फाइन एंड थैंक यू फॉर एंटायर टीम जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया और मेरे से कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आम पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसके लिए मैं एंटायर टीम का थैंक्स करता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपकी पर्सनल जर्नी पे। आपने ये फील्ड चुनी तो आपकी क्या जर्नी थी, कैसे आपको ब्रेक थ्रू मिला? दरअसल इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट कुछ ऐसा था कि आम पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करूं जो मेरे को पसंद हो, तो मेरे को वो एडवोकेसी लगी। और एडवोकेसी इसलिए मेरे को पसंद है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लोग थियोरेटिकली तो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पर प्रैक्टिकली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं और कहीं ना कहीं हम उस सिस्टम का शिकार बन जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस फील्ड में आके मैं कुछ ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, तो सर आपका फर्स्ट केस एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट केस की अगर बात करूँ तो बड़ा फ़नी था। मैं लॉ कर ही रहा था, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। उसमें मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिल गई कि उस दिन शायद कोई उसको अटेंड करने के लिए नहीं था और मेरे को ये बोल दिया गया एक दिन पहले कि कल आपने जाना है और रिटर्न आर्गूमेंट स्टेट कमीशन में फाइल करना है। अब ठीक है, मैं पढ़ रहा था, अब मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। इवन थ्योरेटिकली जो नॉलेज होती है वो भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जितनी थी, एक आम आदमी की तरह कि चलो रफ एंड टफ अपनी पढ़ाई करते हैं, वैसी करी मैंने भी। मैंने पूछा कि इसमें करना क्या होगा मेरे को, तो पता चला कि ये आपको फ़ाइल दे दी है, आप इसको रीड आउट करो और ये रिटर्न सबमिशन फ़ाइल करना है। अब फ़नी बात ये है इसमें कि मैं पूरी रात इस फ़ाइल को पढ़ता रहा और सुबह जब मैं रेडी हुआ तो मेरे को लगा कि मैंने अभी पूरी रात में कुछ पढ़ा ही नहीं है और मैं बिल्कुल ब्लैंक था। टाइम हो गया, मैं स्टेट कमीशन पहुंचा। वहाँ जाके एक नई प्रॉब्लम मेरे सामने आई कि मेरे को खड़ा कहाँ होना है। मतलब आप कह रहे हो जब आप कोर्ट में पहुंचे तो आप नर्वस थे? नर्वस तो नहीं था, बट एक्साइटमेंट थी फिर सर? एक्साइटमेंट थी कि कोड आज कोड देखने को मिलेगा, आज कुछ नया सीखने को और करने को मिलेगा। बट वहाँ जाके पता चला कि ये करना क्या है, तो कंफ्यूज थे कि मेरे को खड़ा कहाँ होना है, मेरे को करना क्या है। और मेरे को एक रिटर्न आर्गूमेंट सबमिट करना था। वो सबमिट करने के लिए मेरे को उसका प्रोसेस ही नहीं पता था कि ये किस तरीके से सप्लाई किया जाता है ये डॉक्यूमेंट। ओके। इवन मैं एक और बताऊं, जैसे ही मैंने ये कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल करा तो एक कॉपी इसकी सेम कॉपी अपोजिट पार्टी को भी सप्लाई करनी होती है। मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये कॉपी एक सप्लाई करनी है। इवन उन्होंने मेरे से डिमांड करी कि सर एक कॉपी हमारे को सप्लाई करने के लिए। मैंने बोला जी आपके लिए तो कॉपी ही नहीं है। तो बड़ा ये फ़नी टाइप का था, जो मेरे को बाद में ऐसा लगा कि इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। बट वो पहला दिन था तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं और एक्साइटमेंट भी था और कंफ्यूज्ड भी था मैं।
अच्छा सर, एक इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। अभी आपने बताया कि आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बिजनेस करते थे लॉ फील्ड में आने से जी। पहले। तो जब आपने फैमिली के सामने ये बात रखी कि मुझे बिजनेस छोड़िए, क्योंकि एक एडवोकेट बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस छोड़ के मुझे लॉ फील्ड में जाना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका पहला रिएक्शन तो ये था कि सर्वाइव कैसे करोगे? और सर्वाइव कैसे करोगे, और ये आपका डिसीजन है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप करो। फाइनेंशियल स्ट्रगल थी मतलब? फाइनेंशियल स्ट्रगल तो बहुत थी इसमें। हम्म। अगर इस लाइन की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम्म। और स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल तो हमेशा, जब भी आप स्ट्रगल की बात करते हैं, वो हमेशा फाइनेंशियली होता है। कुछ भी स्टार्ट करें उसमें स्ट्रगल तो रहता ही रहता है बिल्कुल। सर। तो अभी आप एक इस्टेब्लिश्ड लॉयर हो, कैसा देखते हो अपने आप को? जो अभी से 15 साल पहले आप क्या थे, अभी आप क्या हो? देखो अपने आप डिफरेंस, पे प्राउड फील होता है सर? बिल्कुल प्राउड फील होता है। ये ड्रेस ही ऐसी है कि ये पहनने के बाद एक आम पब्लिक को भी प्राउड फील होता है। अच्छा सर, हम एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जो लॉयर होते हैं जी। वो कितना कमा लेते हैं? आ, ये अगर इसका मैं एक एग्जैक्ट आंसर दूं तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक आपकी लिमिट है। हम्म। ये अनलिमिटेड फील्ड है, आप जितना चाहें कमा सकते हैं। इसमें ना टाइम की बाउंडेशन है, ना आपकी कोई लिमिटेशन है जो आपको कमाने के लिए रोकती है। हम्म। अगर हम बात करें एक आम परसेप्शन की, तो लोगों में ऐसा परसेप्शन है कि वकील तो 500 रुपए में भी मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, ये चीज़। 500 रुपए में भी मिल जाते हैं, और 5 करोड़ रुपए पर हेयरिंग में भी मिलते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, रोज टीवी पे आप देखते हैं। ये इस बात को प्रूव करता है कि ये अनलिमिटेड फील्ड है, जहाँ पे कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई आपका बाउंडेशन है कि इससे ऊपर की सैलरी नहीं ले सकते आप, हम्म। या इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, या इससे ज़्यादा कहीं आपकी फ़ीस नहीं हो सकती। अच्छा, अभी सर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। जी। वो गया कोर्ट, तो जो कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, पहले वो चैम्बर में रेट लेने गया, उसको हैवी लगा, तो कोर्ट के बाहर आया, उसके अप्रोक्स जो चैम्बर वाले ने बोला उसके 10% पे ही वो रेडी हो गया। बट वो उस केस का ऐसा दही चक्कर हो चुका है कि जो रेट पहले 25,000 में करने को तैयार था चैम्बर वाला, अब उसी चीज़ की 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो आप इस पर क्या मतलब बताना चाहते हो कि वो सही रहेगा कि बाहर हम सस्ता वकील पकड़े या महंगा वकील पकड़े? तो इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप जो फीस पे करते हैं उसका आउटकम आपको मिलना चाहिए। अगर आप कुछ पे कर रहे हैं, वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, कि जो आपको रिटर्न में मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई हो। ये सर्विसेज फील्ड है एक, आप हमें फीस दे रहे हैं, हम आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वो आपको किसी भी, अब ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें ये ऐसा कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर आदमी फ़ीस के लिए ही काम करता है। कोई अपना, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो प्रो बोनो केसेस भी होते हैं जो हम करते आए हैं और करते हैं। बट हमें ऐसी रिक्वायरमेंट लगनी चाहिए कि ये क्लाइंट प्रो बोनो के लायक है। अच्छा सर, जैसे कुछ वकील्स होते हैं, जो मैंने अभी बात की आपसे कि कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, हम्म। तो कई बार देखा गया कि एक्चुअल में वो वकील भी नहीं होते हैं। वो बस आपके सामने काला कोट पहन के खड़े रहेंगे, आपसे केस लेंगे और किसी के पास जाके पास ऑन कर देंगे। तो इनको सर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्योंकि जो एक मीडियम फैमिली से आ रहा है उसको नहीं पता है लॉ के बारे में, कोर्ट्स के बारे में, कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में, या असली वकील कौन है, नकली वकील कौन है। तो कैसे आइडेंटिफाई इसको करें? देखिए, बार भी, और मतलब जो हमारी बार होती है कोर्ट की, हाँ। वो बार भी, बार काउंसिल भी, ये सब मिलके इस बात पे बहुत स्ट्रिक्टली फोकस करके बैठे हुए हैं कि भाई इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है, वो उसका फोकस इस बात पे नहीं होता कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, उनका फोकस तो अपना काम कराने पे होता है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो एडवोकेट्स नहीं होते हैं, और वो इनसे एक अमाउंट पर्टिकुलर चार्ज कर लेते हैं, ड्यूटी कुछ देते नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कुछ समझते नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनकी, और वो लेके गायब हो जाते हैं। फिर इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि किसको दिए, क्योंकि उनके पास ना तो कोई चैम्बर बताया जाता है, ना अगर उन्होंने कोई अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो वो बाद में मिलते नहीं हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। बट इसके लिए मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि क्लाइंट को इसके बारे में खुद ही अवेयर होना पड़ेगा
कि अगर मैं कहीं पे जाता हूँ और मैं किसी को पेमेंट करता हूँ तो कम से कम इस बात की तो श्योरिटी चाहूँगा कि मैंने जिस पर्सन को पेमेंट करी है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या उसका सॉल्यूशन वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो आपकी बात ठीक है कि जो रोड पे खड़े हैं, रोड पे खड़े होने वाला हर आदमी गलत नहीं है और हर आदमी ऐसा नहीं है कि वो एडवोकेट ना हो। ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास चैम्बर हो या सीट हो या कहीं पे कोई क्लाइंट डील करता हो। बट बार काउंसिल ने सबके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है कि एडवोकेट्स के रूम बने हुए हैं, वहाँ जाके आप क्लाइंट को डील कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन को बार काउंसिल से कंफर्म करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं कि अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो आपका राइट है कि आप उसके बारे में जानें कि वो सही है या गलत है। बट ये अवेयरनेस तो क्लाइंट में ही होनी चाहिए। ये तो कहा नहीं जाएगा कि वो ठगा गया और उसके बाद आके उसने सारा ठिकरा जो है एडवोकेट पे फोड़ दिया। एडवोकेट पे फोड़ दिया, फिर जो जिस काम को वो सस्ते में करवा सकता था उसी चीज बिल्कुल। पे ऐसा रायता फैल चुका है। सस्ता तो हर कोई कराना चाहता है, ये तो हाँ। ह्यूमन टेंडेंसी है। बट मैंने एक बात बोली जैसे वैल्यू फॉर मनी। आप जो चीज़ दे रहे हैं, जितनी पेमेंट कर रहे हैं, क्या आपको उसका रिजल्ट उतना मिल रहा है या नहीं है और उस रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अच्छा सर, आजकल जैसे आपने बताया आपके अर्ली डेज में काफ़ी आपने स्ट्रगल फेस किया, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई फाइनेंशियली, मेंटली, तो शुरू तो आएगी जैसे प्रोफेशनल में आप हो। तो अभी जो न्यू जनरेशन आपके फील्ड में आ रही है, उनको सर क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसे वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं? हाँ, इसके लिए मैं 2 बात बोलना चाहूँगा आपको कि मैंने इसमें स्ट्रगल भी किया है और हार्ड वर्क भी किया है। देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ का थोड़ा-सा डिफ़रेंस समझाता हूँ कि हार्ड वर्क अलग है और स्ट्रगल अलग है। स्ट्रगल आपको बार-बार करना पड़ता है जब भी आप फाइनेंशियली वीक होते हैं, क्योंकि हर बार स्ट्रगल से आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होता है। पर हार्ड वर्क आपको सक्सेस दिलाता है। जब भी आप हार्ड वर्क की बात करेंगे तो वो आपको किसी मुकाम पे ले जाके खड़ा करता है। उसमें पैसे की कोई बात नहीं होती, वो एक गोल अचीव करने के लिए है। पर जब भी अगर आप बात करते हैं स्ट्रगल की, अब जैसे मैंने फील्ड चेंज किया, बिजनेस से मेरे को अच्छा पैसा आता था, घर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक होता है ना कि एक यंग आदमी है तो वो अपने पैरों पे, बोला जाता है कि अपने पैरों पे अब खड़े हो जाओ। तो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसको अपनी पॉकेट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है कि उसकी पॉकेट में कितना पैसा है, तो वो स्ट्रगल से दूर होता है। फाइनेंशियली आप स्ट्रगल की बात करते हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेसिकली तो स्टार्टिंग में चाहे फील्ड में आप कोई भी जाएं, स्टार्टिंग तो स्ट्रगल से ही होगी। स्ट्रगल होने के बाद जब आप फाइनेंशियली ठीक हो जाते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं उस फील्ड में और हार्ड वर्क आपका रेगुलर होता है, तो वो हार्ड वर्क आपको किसी स्टेज पे ले जाके खड़ा कर देता है कि हाँ, अब आपने ये मुकाम अचीव कर लिया या आपने ये गोल अचीव कर लिया जो आपका एक एम होता है उस फील्ड में आने के लिए। तो मेरा एक यंगस्टर को एक यही मैसेज है कि जब भी वो किसी अगर इस फील्ड में आते हैं, वो हमेशा स्ट्रगल तो है ही है, बट उस स्ट्रगल को ऐसे करें कि उस स्ट्रगल में हार्ड वर्क भी हो। स्ट्रगल ही ना हो कि उनको फाइनेंशियली ठीक कर दें, क्योंकि ये लाइन ऐसी लाइन है कि आप इस लाइन में परफेक्ट कभी भी नहीं होते हैं, इवन लास्ट डे तक एक एडवोकेट को हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है और रोज नया। इनफैक्ट अभी आप लोगों ने तैयारी की आईपीसी में, सारे लॉज चेंज हो गए, बीएनएस आ गया और न्यू लॉ आ गया। हाँ, ये 2-3 लॉ इंट्रोड्यूस हुए 2023 में और इसमें सेक्शंस वही हैं, बट उसमें थोड़ी सी कहीं डेफिनेशन चेंज हो गई है, उनके सीक्वेंस चेंज हो गए हैं, कुछ ऐड हुए हैं और कुछ रिपील हुए हैं। इसके लिए तो देखो, पढ़ना तो पड़ता ही है। अब जो भी नया आएगा उसमें भी अमेंडमेंट आती है, अमेंडमेंट भी पढ़नी पड़ती है। और इस फील्ड की अगर ब्यूटी की बात करें तो इस फील्ड की ब्यूटी ये है कि आप बनते तो एडवोकेट हैं, बट आपको धीरे धीरे जिस हिसाब से आपके पास केसेस आते हैं, आपको रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो किसी और फील्ड का हो, चाहे मतलब आप ये कह लें कि ओवरऑल ये फील्ड सबको कवर करता है। जिस हिसाब से आपके पास केसेस आते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलता है कि इसमें आज मैंने कुछ नया सीखा, आज मैंने कुछ नया सीखा। इस फील्ड की ब्यूटी यही है। चलो सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें, बट अभी जैसे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाइक हम अपने नॉर्थ इंडियन भाइयों को चाइनीज़ या फिर ऐसे लफ्ज़ों से नवाजते हैं, तो इस पे उनके क्या राइट्स हैं और राइट टू इक्वलिटी एक्चुअल में है क्या? देखिए इसमें ना हाँ, हर आदमी की अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं अगर बात करूँ राइट टू इक्वलिटी की, तो ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम, इवन अगर कहा जाए तो ये हमारी गीता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं सारे लॉ की। और अगर हम इसके आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए बोला जाता है। और वो फंडामेंटल राइट्स जो है, आप उसमें राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 है। मैं गोल्डन ट्रायंगल की बात करूं तो 14, 19 और 21, ये गोल्डन ट्रायंगल तीनों कॉर्नर हैं। अगर आप इसको देखें तो मैक्सिमम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये तीन आर्टिकल्स ही कवर कर लेते हैं। अब इसमें लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि इसको देखते तो कुछ किसी और एंगल से हैं, पर जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो वो क्या सोचते हैं कि ये शायद डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो राइट टू इक्वलिटी का है। बट इसमें कैटेगरीज दी गई हैं। अब जैसे अभी आपने बोला कि आपका एक क्वेश्चन था, राइट टू इक्वलिटी जो है ये कोर्ट में कैसे डिस्क्रिमिनेट होता है। कोर्ट में नहीं होता ये, कोर्ट में तो हम इसकी रेमेडी के लिए आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा सोसाइटी में होता है इनके साथ, जिसकी रेमेडी के लिए हम आते हैं। अच्छा सर, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट्स क्या रहती हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट? ये डिपेंड करता है कि उनके साथ कहाँ पे हुआ है, सोसाइटी में हुआ है या उनके राइट्स कुछ वायलेट हुए हैं या उनकी जॉब से रिलेटेड कुछ हुआ है। ये डिपेंड करता है कि उनके साथ किस जगह वायलेशन किस टाइप का हुआ है। तो उसके बेस पे ये कहीं पे उनको पनिशमेंट मिलती है, कहीं उनको रेमेडीज मिलती है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी राजपाल यादव जी जेल गए थे चेक बाउंस केस में। जी। तो क्या सर चेक बाउंस इतनी ही बड़ी चीज़ है कि किसी को जेल भेज सकते हैं? क्योंकि हमने सुना था कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, एंटीसिपेटरी बेल इस पे मिल जाती है। आप समझाइए सर, चेक बाउंस है क्या एक्चुअली? देखिए ये आपने सही कहा कि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। और अगर हम 138 NI एक्ट की बात करें तो ये एक क्वासी क्रिमिनल केस है। क्वासी क्रिमिनल केस का मतलब अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो इसमें दोनों ही सिविल की और क्रिमिनल की दोनों खूबियां होती हैं। जैसे प्रोसीडिंग इसकी चलती है जो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग चलती है, और अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे जो बेसिक जो है वो एक सिविल प्रोसीडिंग की तरह ही चलता है। अब 138 में क्या है, इसको अगर कोर्ट है तो ये बेलेबल ऑफेंस, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेल नहीं देगी कोर्ट, कोर्ट बेल देती है। बट आप जब इस बेनिफिट का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर्स का, कोर्ट के सम्मन का, कोर्ट में ना आने का, इस तरह का वॉयलेशन करते हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर एक सीवियर एक्शन लिया जाता है, जिसमें कोर्ट हमें कई बार BW और NBW भी इशू कर देती है। कई बार तो वो कैंसिलेशन बड़े इजी मोड में हो जाती है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट हमें NBW कैंसिलेशन के लिए भी नहीं अलाउ करती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम उसका बेनिफिट उठा रहे हैं कि कोर्ट हमें मौका दे रही है हमें अपने अंदर सुधार लाने के लिए। अब जैसे मैं 138 केस की बात करूं तो बड़ा ही इसमें एक बेसिक सा, कई बार आपको कोर्ट या ये प्रोसेस जो है अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने जिस भी प्रॉब्लम से आपका ये चेक बाउंस हुआ है, आपको कई बार वो मौका देता है कि अगर आप चाहें तो आप पेमेंट कर दें, आप चाहें तो आप पेमेंट कर दें, आप चाहें तो आप पेमेंट कर दें। मतलब कई स्टेज है पेमेंट करने के लिए। बट जब कोर्ट इस इंटेंशन को देखता है कि आप सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स आजमा रहे हैं और आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तब वो स्ट्रिक्ट मोड में आता है और आपके ऊपर फिर एडवर्स ऑर्डर करना शुरू कर देता है। जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, आपने किसी को चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अब वो चेक बाउंस होते ही आपके पास भी इंटीमेशन आजकल आ जाती है, क्योंकि सबके पास मोबाइल पे मैसेज आते हैं।
तो इस बात का तो आपको उसी दिन पता चल जाता है कि मेरा दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। बट वो चेक बाउंस होने के बाद आपने क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको पेमेंट करने के लिए लायबल थे, तभी आपने वो चेक दिया होगा उसको। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उनसे एक बार बात करो कि भाई इसको दोबारा प्रेजेंट करना है, या मैं आपको कैश में पेमेंट करूंगा, या आपको 2 पार्ट में करूंगा, तो इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। बट आप जब उनको कांटेक्ट नहीं करते हैं, उनके पास रेमेडी शुरू हो जाती है कि आपको वो लीगल नोटिस भेजें। वो 1 महीने में आपको लीगल नोटिस भेज देते हैं। आपको लीगल नोटिस रिसीव होता है, उसके बाद आपके पास 15 दिन का टाइम है कि आप उनसे बात कर लें और अपनी पेमेंट कर दें। बट आप इसको भी अवेल नहीं करते हैं। फिर उनके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि अब वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जब वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं सीरियस नहीं होते हैं। जब कोर्ट आपको नोटिस भेजती है तब भी कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है कि अगर आप पहली और दूसरी हेयरिंग पे ही आप जाके बात कर लें तो भी ये इवन 10% तक की पेनल्टीज होती है, कई बार वो भी नहीं होती है, जेन्युइन कॉज हो आपका तो वो पेनल्टी के साथ आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हैं। क्या इसमें सर नेगोशिएशन होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे दोस्त को 5 लाख रुपए देने हैं, मैंने उसको चेक दिया पर चेक बाउंस हो गया, और मेरी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, तो क्या इस केस में नेगोशिएशंस होते हैं इसमें? नेगोशिएशन हो जाते हैं। नेगोशिएशन का इसमें देखना पड़ता है कि आप वो लायबिलिटी किस एंगल से आपकी बनी थी। जैसे लायबिलिटी आपने कोई लोन लिया था, या आप 100 उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपका कुछ इंटरेस्ट भी है। अगर वो इंटरेस्ट भी पेबल है और वो जोड़ के आपने चेक दिया था तो नेगोशिएशन बन जाते हैं कई बार। बट आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही उतना था, आपने किसी चीज़ की पेमेंट ही उतनी करनी थी, तो उसमें कई बार नेगोशिएशन नहीं भी होते। इवन उसमें वो लोग आपसे चार्ज करते हैं कि लिटिगेशन चार्जेस पे करें, या मेरी पेमेंट डिले करिए, आप वो पे मेरे करें। लॉयर का पे करें, मेरे लॉयर बिल्कुल, एक्सपेंसेस, बिल्कुल। लीगल एक्सपेंसेस, वो वो डिपेंड रिम्बर्समेंट। करता है मैटर पे कि वो मैटर कैसे थे। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपको 10,000 की पेमेंट करनी थी, उसमें आप 3,000 रुपये आपके इंटरेस्ट हैं, उसमें पेनल्टी चार्जेस हैं, तो वो अमाउंट टोटल 20-25,000 बन गया। वहाँ पे नेगोशिएशन की गुंजाइशें हैं, आप कर सकते हैं। बट आपने पेमेंट ही 25,000 का करना है, और वो 25,000 का आप माल ले चुके हैं, 25,000 का माल भी ले लिया और उसके बाद आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो वो कई बार नहीं हो पाते हैं। अच्छा सर, एक उस पे आते हैं, इसी चेक बाउंस में ही एक फ्रेंडली लोन होता है, जैसे मैंने किसी दोस्त को दिया, उसने सिक्योरिटी के लिए मेरे साइन ब्लैंक चेक रख लिए, अब मैं उसको पे नहीं कर रहा हूँ, उसने कोई भी अमाउंट डाल के बाउंस करवा दिया, तो क्या मुझे वो अमाउंट दे, मुझे मतलब मैं लायबल होऊंगा वो अमाउंट देने के लिए? देखिए, कोर्ट इसको अपने नज़रिए से देखता है। आपने जैसे बोला कि चेक ब्लैंक दिया था, हाँ। बट अगर उस पे सिग्नेचर आपने किए हैं तो कोर्ट का नज़रिया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं कि अगर आपने चेक पे सिग्नेचर अपने करे हैं और कोर्ट में उस सिग्नेचर को एडमिट किया है, तो वो ये माना जाएगा कि आपने उसमें सारे पर्टिकुलर्स फिल करने का राइट आपने सामने वाली पार्टी को दे दिया है जिसको आपने चेक हैंड ओवर किया है। तो कोर्ट कभी भी इस बात पे नहीं जाती कि पर्टिकुलर्स किसने भरे, पूछते जरूर हैं वो, बट ऐसा नहीं है कि आपने सिग्नेचर करा दे दिया, उन्होंने जो भी अमाउंट भरा, या अनदर डिस्प्यूट का मामला है। बट अगर हम प्राइमरी बात करें तो आपके सिग्नेचर अगर आप एडमिट करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कोर्ट में कि बाकी के पर्टिकुलर आपने फुलफिल करने के लिए आपने सामने वाले पार्टी को पूरी अथॉरिटी दे रखी है कि आप इसमें भर सकते हैं। ये तो आपको ट्रायल में प्रूव करना पड़ेगा कि आपका अमाउंट कितना था, कितना बनता था। अगर चेक सारा कैश में दिया हो, बैंक ट्रांसफर नहीं, फिर तो वो लायबल ही होगा देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक इनकम टैक्स का सेक्शन है जो आपको बाउंड करता है, 2 लाख से ऊपर की पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते हैं। ओ। तो आप कई बार देखें, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं या आप कहीं जाएं तो वो लोग आपको बिल्कुल बोलते हैं स्ट्रिक्टली कि आप 2 लाख से अंदर की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, बाकी पेमेंट ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में प्रोविज़न है ये। आप इनकम टैक्स के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पर आप ये चाह रहे हैं कि आपने बड़ी-बड़ी पेमेंट कर दी है, ठीक है, कई बार कोर्ट में वो भी एडमिसिबल हो जाती हैं, बट उनके लिए एक आपको सोर्स बताना पड़ता है कि ये आप क्यों आपने इनको कैश में पेमेंट करी, इतनी सारी पेमेंट कैश में करने का मोटिव क्या था, और आपने ये जो आपका सोर्स है इतना पैसा कैश में रखने का, वो सोर्स क्या है।
कहाँ से लाए, सामने वाली पार्टी को भी तो एडमिट करना पड़ेगा ना जो आपने कैश में पेमेंट करी है। मोस्टली डिस्प्यूट इसी बात के होते हैं कोर्ट में। हाँ कि आपने टैक्स क्यों नहीं भरा, फिर अगर आपके पास अर्निंग सोर्स। टैक्स तो एक अलग चीज़ है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं मैंने कैश इनको इतना दिया, वो बोलते हैं मैंने कैश में लिया ही नहीं। मोस्ट ऑफ दिस टाइम सर मैं देखता हूँ अभी मेजोरिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटीआर तक फाइल नहीं करते, बिल्कुल बट उनकी कैश ट्रांजैक्शन 10-10, 20-20, 25-25 लाख तक होती है। अच्छा, ये चेक बाउंस में है सर, इसकी टाइम लिमिट कुछ होती है या फिर आप कभी भी नहीं, केस कर इसकी टाइम सकते लिमिट होती है। जिसकी टाइम लिमिट की बात करें तो अब जैसे आपने किसी को चेक इशू करा, हो? तो चेक इशूइंग डेट से 3 महीने तक चेक वो वैलिड है। हाँ जी। 3 महीने तक आप उस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एनकैशमेंट। हम्म आपने वो चेक बैंक में प्रेजेंट किया, वो चेक बाउंस हो गया। हम्म चेक बाउंस होने के बाद जिस दिन आपको वो मिलता है, हम्म उस दिन की उस पर डेट इशू होती है कि हम्म इस दिन वो चेक रिटर्न मेमो आपको इशू हुआ है। हम्म जिस दिन वो चेक रिटर्न मेमो आपको इशू होता है, उसके 1 महीने के अंदर आपको अपने लॉयर से एक लीगल नोटिस उनको भिजवाना होता है इंटीमेशन के लिए, और ये मैंडेटरी भी है हाँ कि जी। आपका चेक बाउंस हो गया है। आपको ये लीगल नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर आपको ये टाइम दिया जा रहा है कि आप इसकी पेमेंट कर दें। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है एनआई एक्ट के लिए। जब जब हम 1 महीने के अंदर अगर हम उनको पेमेंट कर देते हैं, एक्यूज साइड से पेमेंट उनको हो जाती है, तो कंप्लेंट वहीं ख़त्म हो जाती है। आपकी पेमेंट आपके पास आ गई, आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। बट कई बार क्या होता है कि वो नोटिस आने के बाद भी वो लोग पेमेंट नहीं करते। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो वो 15 दिन का टाइम जो आपने लीगल नोटिस में दिया है, हम्म वो 15 दिन के बाद आप 1 महीने के अंदर उनके ऊपर, एक्यूज के ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं। और 1 महीने के अंदर केस फाइल करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है कि आपकी सेटलमेंट होती है या नहीं होती है। अगर इवन हम टोटल बात करें तो 1 महीना लीगल नोटिस का टाइम हो गया, 15 दिन आप लीगल नोटिस, मतलब चेक बाउंस होने के बाद आप लीगल नोटिस भेजने के लिए 1 महीने का टाइम है, 15 दिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो गया जो आपने लीगल नोटिस में दिया है, हम्म और 1 महीने के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो टोटल बात करें तो 75 डेज का इसमें टाइम है, ओके। जो कि एक मैंडेटरी प्रोसेस है अगर आप 138 एनआई एक्ट के केस में जाना चाहते हैं तो। इसमें जेल भी होती है सर? इसमें जो प्रोविज़न है वो ये बोलता है 138 का कि आपको हम्म चेक अमाउंट के डबल की पेनल्टी हो सकती है, हम्म और आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। अगर और कोई ये डिपेंड अगर कोई कैपेबल ही नहीं है पे करने के लिए, तो उस केस ये में? डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर कि उन्होंने अमाउंट को डबल कर सकते हैं वो, पर वो कितना करते हैं, हम्म और 2 साल की सज़ा में वो कितना टाइम आपको देते हैं कि आपको इतनी सज़ा के तौर पे पेनल्टी है। अब आपने जो क्वेश्चन किया कि अगर वो कैपेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, बिल्कुल बैंकरप्ट है सर वो। बैंकरप्ट तो एक अलग चीज़ है, कैपेबल नहीं है तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न साथ में जोड़ दिया जाता है कि आपको इतना अमाउंट प्लस इतनी आपको इम्प्रिजनमेंट दे झेलना पड़ेगा। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पेमेंट के लिए भी आपको इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दी जाती है कि आपको उस पेमेंट ना करने की वजह से इतने दिन आपकी इम्प्रिजनमेंट और बढ़ा दी जाएगी। ओके सर, जैसे भी आपने बताया ये सिविल केस में आता है, तो ये सिविल केस और क्रिमिनल केस क्या होते हैं, दोनों अलग होते हैं? हाँ, दोनों अलग होते हैं। ये क्वासी क्रिमिनल बोला जाता है। इसमें खूबी तो सारी क्रिमिनल की है, हाँ जी, बट क्योंकि प्रोसीडिंग 100% क्रिमिनल्स की तरह क्रिमिनल की नहीं होती है। इसमें कुछ कुछ फीचर्स सिविल के भी होते हैं। क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है सिविल में आपको पनिशमेंट नहीं मिलती और क्रिमिनल में ही आपको पनिशमेंट मिलती है बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना है आपने कि सिविल में नहीं मिलती है, बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि सिविल में भी अगर आप बहुत बड़े बड़े वायलेशन कर देते हैं या आप कोर्ट से काबू नहीं आते तो कई बार वहाँ भी हो जाती हैं। ओके। रिकवरी के टाइम पे ऐसा होता है। तो क्रिमिनल मोस्टली जो है आपको ये पनिशमेंट देता है कि आपने ये वायलेशन किया है तो उसके अगेंस्ट में आपको पनिशमेंट मिलेगा। बट सिविल में जब भी हम बात करते हैं, सिविल देखते हैं तो उसमें
मैक्सिमम ये देखा जाता है कि आपका जो मॉनेटरी लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। ओके। तो सिविल में ये डिफरेंस है। हाँ, ऑल राइट सर। तो आते हैं अगले सेगमेंट पे। आजकल देखते हैं बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स, किसी के पास एक है तो 2 इशू करा लिए, 3 करवा लिए, 4 करा लिए, बैंक ऑफर दिए जा रही है, इंस्टेंट लोन्स मिल रहे हैं, तो लोग लोन्स लिए जा रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी कैपेसिटी नहीं रहती पे करने की, तो उनकी EMIs बाउंस होती हैं। EMIs बाउंस होती हैं तो बैंक्स फॉलो अप, रिकवरी। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि अपने थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करके बैठी हैं। वो लोग घर पे आके गलियों में गुंडागर्दी करते हैं, चिल्लाते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, या फिर गाली गलौज करते हैं फैमिली मेम्बर से। फ़ोन पे उनके एक दिन में एक बैंक से 50-50 100-100 कॉल आ रही हैं। तो एक आम आदमी जिसकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, वो कैसे बच सकता है इन सब चीज़ों से? देखिए, आपका ये बड़ा ही मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जो आजकल हर आदमी इसको फेस कर रहा है। अब जैसे हम लोन की बात करें, तो लोन लोन क्या है कि बैंक्स वगैरह या बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं। बट इसको लेने वाली दो कैटेगरी है। एक डिफ़ॉल्ट करने के लिए लेता है, एक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एडवांस करने के लिए लेता है। दोनों का मोटिव अलग है। एक का मोटिव ये है कि हम इसको टाइमली पे करें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, अपने स्टेटस को मेंटेन करके चलें, और हम उसमें सोसाइटी के अंदर अच्छा सेटअप एक बना के चलें। दूसरी कैटेगरी ये सोचती है कि कहीं से शॉर्टकट में पैसे कमाए जाए और डिफ़ॉल्ट किया जाए और भाग जाया जाए। अब वही इसमें एक बात आती है, तालाब में एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे ही ये कुछ चंद लोग हैं जो इस सोसाइटी को ख़राब करते हैं और इस सिस्टम को बदनाम करते जा रहे हैं, जिससे जेन्युइन बंदे को भी लोन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लोग तो अपने फेक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और लोन लेके और उसके बाद गायब हो जाते हैं। बट कई बार ऐसे होते हैं जो बड़े जेन्युइन हैं और उनको वाकई इस लोन की रिक्वायरमेंट है, और जब वो अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं। ऐसा भी देखा गया है। बट इसमें अगर देखा जाए तो लोन लेना तो अच्छी बात है, बैंक की इसमें वेरिफिकेशंस भी होती हैं। पर जब हम बात करते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट पे कैसे शिकंजा कसा जाए कि ये डिफ़ॉल्ट ना हो, और अगर हो तो इन पे प्रॉपर एक्शन हो। कई बार क्या होता है कि बैंक जो है इनसे रिकवर करने में हेल्पलेस हो जाती है कि इनसे कैसे रिकवर किया जाए, और वो थर्ड पार्टी को इसकी रिकवरी के लिए एक बंच पकड़ा देती है कि भाई इनसे रिकवरी करनी है। जब तक तो वो बैंक के हाथ में रिकवरी रहती है, तब तक तो बड़े ही प्रॉपर मैनर में ये रिकवरी एग्जीक्यूट करी जाती है कि भाई उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके उनके पास लॉयर के नोटिस आते हैं, उनसे रिकवरी के लिए बैंक से ही फ़ोन भी आते हैं। उनको कई बार ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इसको सेटल करना चाहें तो बैंक आके कर सकते हैं। बट जब ये कई बार रिकवरीज एजेंसीज़ को दे दी जाती हैं और उनके थ्रू ये रिकवरी आती है, तो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं लोग फेस करते हैं, ये उनके थ्रू होती हैं ये। क्योंकि वो उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक वो हर पैतरा इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि हम इस रिकवरी को एग्जीक्यूट कराएं और अपने पैसे बनाएं। मोटिव क्या है वो हम नहीं कह सकते इस पे, बट मोटिव उनके कई बार गलत होते हैं और उनके तरीके कई बार बिल्कुल ही गलत होते हैं। जैसे फ़ोन को हैक कर लेना, उनके मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, उन सबको कॉल करना, उन सबको कॉल करके कई बार पड़ोस में आके उनके हंगामा क्रिएट करना, वहाँ पे एक सीन क्रिएट करना, फिर उसके बाद उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके बीच में उसको डिफेम करना। तो इस तरह की हरकतें कई बार सुनने में आती है, देखी भी जाती है, बट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये टोटल वायलेशन है। इस तरह से कभी भी किसी भी सिस्टम में नहीं लिखा गया है कि इनकी रिकवरीज कैसे होंगी। अच्छा, ये जो आपने बताया सर कि बहुत लोगों ने देखा भी गया है कि वो फैमिली मेम्बर्स को कॉल करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं या फिर आके पड़ोस में हल्ला करते हैं, तो इनसे बचा कैसे जा सकता है सर? देखिए, इनके साथ आप ठीक कह रहे हैं कि उनको भी प्रॉब्लम है और इनको भी प्रॉब्लम है, बट
गलत को गलत तरीके से सही नहीं किया जा सकता, गलत को सही तरीके से भी सही किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर जो इनोसेंट है और इस तरह की हरकतों को फेस कर रहा है तो उसके पास अपने राइट्स हैं, कंप्लेंट करे वो। कई बार देखा गया है सर कि ये बोलते हैं कि पुलिस आएगी आपके घर में, पुलिस को लेके आएंगे हम, पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी, ये कर लेगी। तो क्या बिना कोर्ट के ऑर्डर के, क्योंकि ये सिविल केस है, तो आई डोंट थिंक कि पुलिस का कोई एक्शन लेना बनता है इसमें। विदाउट कोर्ट ऑर्डर के पुलिस घर पे आ सकती है सर? नहीं, इस रिकवरी के लिए कोर्ट ही ऑर्डर करेगी कि आप उनके पास जाएं और रिकवर करके लेके आएं, बट बगैर कोर्ट के ऑर्डर के पुलिस नहीं आ सकती। ये उनको एक थ्रेड, ये वो लोग एक थ्रेड देते हैं कि भाई हम आप ये एक्शन लेंगे आपके ऊपर, आप फटाफट इस पेनल्टी को डिपॉजिट करिए या फिर आप इसको आके सेटल करिए। पर ये इस तरह के जब भी वो बताते हैं या इस तरह के थ्रेड वो देते हैं, ये सारे ही इलीगल है। ऐसा कोर्ट से, जब भी कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो कोर्ट ही आपको नोटिस भेजती है। अगर कोर्ट बाय हैंड भेजेगी तो उसमें प्रॉपरली लिखा होगा, मेंशन किया होगा। ओके। सर इसमें एक आर्बिट्रेशन होता है जी। तो कोई अगर आर्बिट्रेशन नहीं करना चाहता तो उसको क्या स्टेप्स लेने होंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि बैंक अपने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर देती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्बिट्रेटर बैंक के फेवर में ही डिसीजन सुनाता है। तो अगर हमें आर्बिट्रेशन की प्रोसेस पे नहीं जाना है तो हमें क्या एक्शन लेना होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज में डाल रखा है तो आप ना जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले अगर आप सिविल कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं तो सिविल कोर्ट भी आपको ये बोलेगा कि इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आप एक बार आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाइए या म्यूचुअली एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करिए जो दोनों के लिए बेस्ट हो, जिसमें दोनों रेडी हो। अगर दोनों रेडी नहीं होते तो आप कोर्ट के थ्रू भी इसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा सकते हैं और आर्बिट्रेटर के अंडर में ही ये सारी प्रोसीडिंग होगी। अभी आपने सर बताया म्यूचुअल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ, आप बट दोनों मोस्ट ऑफ द मिलकर केसेस में देखा जाता नहीं है, होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक अपने सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं। इसमें कोर्ट, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हैं कि वो लोग जो भी अपने सोल आर्बिट्रेटर अपने आप अपॉइंट करके और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर लेते थे। इसमें कोर्ट ने बड़े ही इसमें कंट्रोल करे हैं इस तरह के सारे एक्शन बैंक के, कि वो इस तरह के एक्शन ना लें और ना ही वो अपॉइंट करें, वो कोर्ट के थ्रू ही अपॉइंट किए जाएंगे। अच्छा, इसमें सर एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरा। कई बार बोला जाता है कि जैसे कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, सोल आर्बिट्रेटर उन्होंने अपॉइंट किया, अवार्ड पास हुआ, अब उस अवार्ड को लेके वो लोग रिकवरी के लिए आ जाते हैं, तो क्या वो अवार्ड ही जजमेंट है या फिर उस पे हमें कहीं और से भी अप्रूवल लेना पड़ता है? देखिए, वो अवार्ड ही अपने आप में पूरा है, हाँ जी। बट अगर आपके पास एक रेमेडी है कि आप उसकी अपील में जा सकते हैं या आप उसमें अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, वो आप अपने ऑब्जेक्शंस कोर्ट में फाइल करें। अगर उन कोर्ट को ये लगता है, आप कोर्ट को सेटिस्फाई करने में सक्सेस होते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल करे हैं या उन्होंने एक्स पार्टी कोई ऑर्डर ले लिया है और उन्होंने ये अवार्ड लिया है, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो आपको एक मौका ज़रूर देगी वो। तो सर अभी एक बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई दिल्ली में। एक लेडी थी जो कि अपने कंप्लेंट करवाने गई सागरपुर थाने में, बट वहाँ के जो स्टाफ था, एक खासकर लेडी स्टाफ, कंप्लेंट लिखने की बजाय उसने उससे गाली गलौज की, सेटलमेंट की बात की, एफआईआर लिख नहीं रहे, वकील आएगा तो वकील पीटेगा, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। क्या पुलिस के पास ये राइट होता है? अगर आपकी कोई एफआईआर नहीं लिख रहा तो आपके राइट्स क्या क्या हैं? आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं सर? देखिए, जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि राइट्स क्या क्या हैं, तो कई बार आदमी जो एक्शन लेना है ना, वो लीगल एक्शन की बजाय वो इलीगल तरीके से एक्शन लेना शुरू कर देता है। जैसे अभी आपने बोला कि वो सागरपुर का इंसिडेंट था, बड़ा ही वायरल हुआ था वो सोशल मीडिया पे, सबने उसको देखा था। कई लोग वहाँ पे, कई एडवोकेट्स वहाँ पे गैदरिंग हुई थी उनकी। इवन बाद में देखा गया कि उसमें कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, आपस में वो एमिकेबली सेटल भी हुआ मैटर। बट जो हुआ वो बहुत गलत था। वो गलत कैसे था कि एक तो इस तरह की वर्डिंग किसी के लिए भी यूज़ नहीं करनी चाहिए,
मैं ये नहीं बोलता कि पुलिस वालों को नहीं करनी चाहिए एडवोकेट्स के खिलाफ, एडवोकेट्स को भी नहीं करनी चाहिए उनके खिलाफ, या आम पब्लिक के खिलाफ, या किसी के भी खिलाफ। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी एक्ट आपको ये परमिट नहीं करता है कि आप किसी से मिसबिहेव करो और वो आपसे ना करे। जब हम किसी एक पावरफुल अथॉरिटी की बात करते हैं तो हमेशा ये देखा गया है कि वो तो आपसे मिसबिहेव कर लेते हैं, बट आपके पास उनको तू भी कहने का राइट नहीं होता है। पर दोनों तरफ से ये गलतियां हैं, कई बार ये मिसबिहेव करते हैं, कई बार आम पब्लिक भी कर लेती है। तो मैं दोनों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि पहले तो ये मिसबिहेव करना गलत है, और टोटल वो जो इंसिडेंट हुआ था वो तो बिल्कुल ही गलत है। आपकी रेमेडीज़ सारे एक्ट में दी गई हैं, सारे प्रोसीजर ऐसे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इवन आप 100 नंबर की कॉल कर सकते हैं जो आजकल 112 पे होती है। हम वैसे बात करें तो लोग 100 नंबर की कॉल बोलते हैं पुलिस कॉल को, बट आजकल वो 112 पे होती है। शिफ्ट हो गई। अगर आपको कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप 112 डायल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और पुलिस हमेशा खड़ी है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बट ये कोई तरीका नहीं हुआ कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करी या उसके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया। अगर आप कोई भी अपनी कंप्लेंट लेके थाने जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आपके पास एक जो सीआरपीसी था, उसमें आपके पास एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप उस एफआईआर को इस तरीके से दर्ज करा सकते हैं। आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। ओके सर, वो कहते हैं ना सर कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। दिल्ली पुलिस में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, ब्राइब वगैरह के केसेस में नहीं आते, बट जो कुछ लोग होते हैं ना, उन कुछ लोगों की वजह से पूरी दिल्ली पुलिस बदनाम होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इनकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, तो कई बार ये एलिगेशंस इनके ऊपर लगते रहते हैं। बट जो इसमें दिखाया गया, वायरल हो रही थी जो वीडियो, उसमें दिखाया गया, पर वो बहुत ही गलत था, क्योंकि उसमें बिल्कुल ओपनली वो चैलेंज भी करते दिख रहे हैं और मिसबिहेव भी करते दिख रहे हैं। तो ये बड़ा ही गलत था। एक और आप सिटीजन्स को उनके लीगल अवेयरनेस के लिए मैसेज देना चाहोगे कुछ? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी सिटीजन्स हैं, उनको अवेयर होना पड़ेगा लॉ को जानने के लिए, क्योंकि वो लॉ को जानेंगे तभी वो लॉ को मानेंगे। जब हम लॉ को जानेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें एक डायरेक्शन में जाने के लिए, सही डायरेक्शन में जाने के लिए लॉ का पता होना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपने फंडामेंटल राइट्स का पता चले, तो कम से कम हम उनको तो फॉलो करें, या हमें अपने राइट्स पता हो तो ये तो पता चले कि कोई और इस राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। अगर हमारे राइट का वायलेशन हो रहा है तो हमें कहीं पे रेमेडी भी मिल सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें लॉ का पता होना चाहिए, क्योंकि लॉ का पता होगा तभी हमें सही गलत का पता होगा। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी हमें ये पता चलेगा कि सही है या गलत है। ऑल राइट सर, थैंक यू सर ज़ीरो ड्राफ्ट में आने के लिए। वेलकम।